हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू iExamB। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्वांट और कंप्यूटर डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि हमारे द्वारा आपको पहले ही बताया गया है कि एसएससी मेंस की डेट आ गई है जो आपका 2 से 7 मार्च के बीच होने वाला है। तो उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉप मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, चाहे आप क्वांट की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश की बात करें। तो उसी कड़ी में आज का यह हमारा पहला वीडियो टारगेट करेगा क्वांट को और कंप्यूटर को। तो आपने हमारे साथ जुड़ना है और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को आपने और बेहतर करना है। तो टॉप मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन हम एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे, तो उसका आज ये पहला पार्ट है। इसी प्रकार से आपको अल्टरनेट ये पार्ट मिलते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्वांट और कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्वांट डिस्कस करूंगा, फिर हमारे कंप्यूटर के एक्सपर्ट अश्वनी सर आएंगे, वो आपको कंप्यूटर का कुछ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। एसएससी सीजीएल एग्जाम को टारगेट करते हुए आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है जिसमें हम टॉप 300 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं मेंस एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए क्वांट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। देखिए, आप मेंस का एग्जाम है तो अब से आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि ए जो है इतना ए का जो है ये, जैसे ये हमारा किसका क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है कि इतना इंटरेस्ट देता है, इतना उसका प्रिंसिपल है, आप इंटरेस्ट निकालो। लैंग्वेज जो आपसे बड़ी पूछेगा, तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि अ पर्सन हैज लेफ्ट एन अमाउंट ऑफ ₹1,20,000 to be divided between his two sons age 14 years and 12 years such that they get equal amount। यहाँ पे लिखा है कि उनको जो है इक्वल अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन कभी आपके पास आ जाए तो क्या कंसेप्ट उसका होता है, व्हेन ईच अटेन 18 ईयर ऑफ एज, इफ द अमाउंट गेट्स सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, तो आपको बताना है यंगन सन का शेयर क्या होगा इसमें। बताइए क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो पहले मैं इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि आपको बताता हूँ, इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब इक्वल आपको क्या मिले, जब आपको इक्वल अमाउंट मिले, अमाउंट का मतलब आप जानते हैं मिश्र धन, अमाउंट का मतलब हमारा क्या होता है मिश्र धन, यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है और जो हमारा इंटरेस्ट है, जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो जो हमें मिलता है वो हमें क्या, जो हमने बेसिकली पेड करना होता है इंटरेस्ट के बाद, उसे हम बोलते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो जब कभी आपके पास सीआई का ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको इक्वल अमाउंट देना पड़े, इक्वल अमाउंट, तो वो जो हमने जितने पार्ट भी दिए ना, चाहे 2 पार्ट दिए, 3 पार्ट दिए, 4 पार्ट दिए, उनके बीच क्या रेशियो होता है। तो लेट से यहाँ पे हमारे 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, लेट से 3 पार्ट हैं, किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तो उन 3 पार्ट के बीच बेटा क्या रेशियो होगा, 1/100 प्लस R1T1। देखिए मैं आपको कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि क्या पता आपको फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, 100 प्लस R2T2 इज टू 1/100 प्लस R3T3। तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट होता है कि अगर किसी आदमी ने किसी पर्टिकुलर पैसे को 3 भागों में डिवाइड करा है, एक पर्टिकुलर रेट से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, सेकंड पर्टिकुलर रेट सेकंड पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, तो इसी प्रकार से उसने दिया है, तो उनके बीच ये रेशियो होगा जब क्या है इक्वल अमाउंट मिलेगा। ठीक, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहां पे हमारे पास 2 लोग हैं, एक उसका यंगर सन है और एक उसका एल्डर सन है। ठीक, एक यंगर सन है, एक एल्डर सन है, और जब वो दोनों 18 ईयर की एज पे पहुंचते हैं तो एक तो हमारा एल्डर वाला होगा भाई और एक हमारा यंगर वाला होगा। तो एल्डर वाले की एज हमारी 14 ईयर है और यंगर वाले की एज हमारी 12 ईयर है। जब वो दोनों 18 पे पहुंचते हैं, जब वो दोनों 18 पे पहुंचते हैं तो उन्हें इक्वल पे करना पड़ता है, यानी कि एल्डर वाले का 4 टाइम होगा और यंगर वाले का 6 साल टाइम होगा। जब ये 4 साल जाता है तब वो 18 की एज पे इक्वल अमाउंट पे करता है, और जब ये छोटा वाला 12 से 18 पे जाता है तब वो इक्वल अमाउंट यहाँ पे करता है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 पार्ट है हमारे, P1 और P2, तो इनके बीच क्या रेशियो होगा। यंगर वाला है हमारा तो 1/100 प्लस, देखिए रेट दोनों के लिए कॉमन है, कितनी है 5%, तो यंगर का टाइम कितना है 6 साल, और जो हमारा एल्डर है 100 प्लस, इसके लिए रेट 5% है, टाइम इसका कितना है 4 साल। तो यहां से आप देखेंगे, यहां से ये अनुपात कितना आएगा 1/120 और 1/130 आएगा। सॉरी, ये हमारा 130 होगा और ये हमारा 120 होगा, तो 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा। अनुपात क्या बनेगा इसका, रेशियो बनेगा भाई इसका 13:12 का, रेशियो क्या बनेगा 13:12 का। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि इस 1 लाख, इस
टोटल 25 अमाउंट में से 13 अमाउंट किसका है, यंगर का है, और 12 किसका है, एल्डर का है। तो टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना अमाउंट है, हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो टोटल 25 अमाउंट है। इस 25 की वैल्यू कितनी है, 1,20,000 है। इस 25 की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 अठे 200, यानी कि 4800 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4801 की। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा छोटे बेटे का हिस्सा। तो छोटा यानी कि यंगर, और यंगर का वैल्यू हमारे कितना है, 13। तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 इंटू 4800। तो भैया आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो आएंगी, 13 अट्ठे 13 अट्ठे 104 है ना। तो यंगर का हमसे पूछा है इसमें छोटे बेटे का हिस्सा। तो छोटा बेटा हमारा 6 पे गया, ठीक है। ये देखिए ना, इफ द अमाउंट गेट्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम द यंगर सन शेयर, है ना। तो यंगर हमारा कौन सा होगा इसमें, देखिए आप 12 साल वाला हमारा यंगर होगा और 14 साल वाला हमारा एल्डर होगा। तो 14 साल वाला हमारा एल्डर होगा और 12 साल वाला हमारा यंगर होगा। तो यंगर 6 साल लेगा, तो यहां से ये रेशियो कितना आएगा, ये देखिए ये 12 इधर जाएगा ना। तो ये हमारा जो रेशियो है, ये रेशियो हमारा किसका निकल के आया, ये एल्डर और यंगर का रेशियो निकल के आया, एल्डर और यंगर का रेशियो निकल के आया। तो यंगर हमारा यहाँ पे कितना है, 12 है। देखिए ना ये 12 इधर जाएगा तो ये किस में है, यंगर में। ये 13 इधर जाएगा तो किस में है, एल्डर में। तो 12 की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो 12 से हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो 12 अट्ठे 96, यानी कि लास्ट में 6 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 हमारा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो देखिए, ये तो मैंने कंसेप्ट आपको बताया। एग्जाम में डायरेक्ट आप ये लिखेंगे, यार छोटा वाला जो होगा वो 100 + 5 × 6 होगा। 5% कॉमन है दोनों के लिए, रेट कॉमन है ना, एक ही रेट दे रखी है यहाँ पे 5%। कहीं कहीं पे अलग भी मिलेगी, तो उस केस में आपने क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो 5 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 12 120 आएगा, ये 130 आएगा। तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी कि छोटे बड़े का जो रेशियो होगा 12-13 का होगा। इतना करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। लेकिन इतना आप तब कर पाएंगे जब आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी। जब आपको ये पूरी पिक्चर अपने माइंड में क्लियर होगी तब जाके आप वो चीज वहां पे कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आप वीडियो स्टॉप करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो क्या इसका आंसर आना चाहिए, आप वीडियो को रोकें और फिर सॉल्व करके बताइए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को रोका होगा और सॉल्व करने की आपने कोशिश करी भी होगी। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास भाई, तो क्वेश्चन है साहब हमारे पास कि अगर tan थीटा की वैल्यू √2 है, तो आपको बताना है sec² थीटा माइनस cos² थीटा का मान क्या होगा। ये बताना है भाई आपको कि अगर tan थीटा का वैल्यू √2 है तो sec² थीटा माइनस cos² थीटा का मान क्या होगा। कैसे बताएंगे आप बताओ। तो देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये कोण हमारा 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हमारा हाइपोटेनस होता है, और अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूं तो इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, और अगर मैं नीचे वाले को इसको ये मान लूं तो ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक। और ये आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर, ये बात आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू दे रखा है √2। अच्छा, tan थीटा होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, इसमें tan थीटा होता है, ठीक है। तो लंब बटे आधार हमारा ये होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है ये √2 है, परपेंडिकुलर हमारा √2 है, और आधार यानी कि यहाँ पे हम नीचे 1 लिख सकते हैं। तो बेस हमारी कितनी होगी, इसकी बेस हमारी 1 होगी, अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, अगर बेस हमारी 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनस बता सकते हो आप, तो आप जानते हैं बिल्कुल बता सकते हो। तो पाइथागोरस से अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा मेरा 1, तो हाइपोटेनस मेरा कितना आ जाएगा, √3। तो हाइपोटेनस मेरा कितना आ जाएगा, √3। तो हाइपोटेनस मेरा आ गया √3। पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना मैंने। अब मुझे sec² थीटा भी पूछा है, तो sec² थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार का स्क्वायर माइनस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारी कितनी है, 3, तो 3 का √3 का स्क्वायर 3, बेस हमारी कितनी है 1, माइनस बेस हमारी कितनी है 1, हाइपोटेनस हमारी कितनी है 3, तो 3 × 9 में से 1 गया,
9 में से 1 गया कितना होता है भाई, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, 8/3 हमारा इसका आएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कॉस, तो कॉस हमारा इसका क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और हमारा जो सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि √3/1 का स्क्वायर 1 - 1 ये, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा लंब यानी कि 2, तो ठीक है ये √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 3, तो ये √3। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये आ जाएगा हमारा 3 - 1/3, तो 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, 8/3 हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं शायद, ये 8/3 हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8/3 देखेंगे ना आप, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, ये होता है ना पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोल, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना। तो आप देखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस मैंने लिखा है सेक थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस मैंने लिखा है कॉस थीटा, तो ठीक तो है ये। और बाकी ये डाटा मैंने सब सही निकाला है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, और 2 + 1 3, ठीक तो है ये सारा, ठीक है हमारा डाटा, है ना। तो इस टाइप की जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपने घबराना नहीं है, सारी चीजें ये बेसिक से निकल के आती हैं, बस आपने ये ध्यान देना है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, तो इस चीज का आपने क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2 है तो 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान आपको बताना है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब क्या अप्रोच होगी हमारी, तो आपको आपने देखो 3 बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आप जानते हैं कि बेसिक आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, एक होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात हमारी होती है, ये बात हमारी होती है, ये मालूम होगा आपको। अब मुझे एक बात बताओ आप, अब इस चीज को हम यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए जो सेकंड आइडेंटिटी है ना, सेकंड आइडेंटिटी है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है कि नहीं है। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से। एक लिख सकते हैं इसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम इसे, इसके पीछे क्या कारण है। तो आपको एक चीज आपने अलजेब्रा में बेसिक पढ़ी होगी भाई लोगों, एक चीज आपने पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है हमारा, ये इसके ये किस चीज का प्रोडक्ट है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसी तरीके से हम इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी दिस। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसकी वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर इनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए तो इसकी वैल्यू होगी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो अब आप दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना, जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका ट्वाइस ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू 2 + हाफ यानी कि 5/2, 2 + हाफ यानी कि 5/2। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/4, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। अच्छा अगर आप दोनों को क्या कर, अच्छा सेक थीटा की वैल्यू अगर 5/4 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में अपोजिट होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि उसने हमसे पूछा क्या है, हमने देखो हमको चाहिए था सेक और कॉस, सेक और कॉस चाहिए था हमें, तो हमने सेक भी निकाल दिया और कॉस भी निकाल दिया। अब आप देखो यहाँ पे कि 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा यानी कि कितना हो जाएगा 25/16, 25/16 प्लस 2 कॉस थीटा यानी कि 2 इंटू 4/5, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 25/4 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा हमारा 4/5। तो 25 पंजे 125 और 4 चौके 25 पंजे 25 4 चौके 16, 25 पंजे 125। तो 125 और 16 हमारे कितने होते हैं भाई, 4 5 11 के 1 1 2 और 1 3 और 1 4 141। तो ये आ गया हमारा 144/20। तो 144/20 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 144/20, तो 144/20 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 144/20। तो यहाँ पे ये थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन इसके गलत बन गए हो, 144/20 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं आपको गड़बड़ी दिख रही है, कहीं जहां तक मेरे को लगता है आपको गड़बड़ी नहीं दिखेगी भाई। इसका मान आप जानते हैं 2 है, ठीक है,
ये बेसिक आइडेंटिटी होती है, तो आपको मालूम होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी, तभी हम बोल पाएंगे। अच्छा फिर अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 sec थीटा यानी कि 2 sec थीटा आ जाएगा। अब 2 + 1/2 कितना होता है, 2 + 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2 होता है। तो sec थीटा की अगर मैं बात करूं तो 4/5 होगा। तो cos थीटा इसका उल्टा होता है, कितना होता है 4/5। अब 4 × sec स्क्वायर थीटा यानी कि 25/16, बिल्कुल ठीक है, प्लस 2 cos थीटा 2 × 4/5 है ना, तो ठीक, तो ये 4 से कट जाएगा 25/4 और ये हो जाएगा हमारा 8/5 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा हमारी यहाँ पे मिस्टेक होगी, 8/5, तो ये 32 आ जाएगा बेसिकली हमारा। यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटी सी मिस्टेक हमसे यहाँ पे ये हुई है कि यह हमारा क्या होगा, यहाँ पे यह हमारा होगा 8/5। तो 8/5 का मतलब कितना होता है, 125 और 32, तो ये आ जाएगा हमारा 7 5 और 1 157 है ना, 157। तो इसको अगर मैं मिटाऊं यहाँ पे तो 157, 25 पंजे 125 और 8 चौके 32, तो 157/20, 157/20 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 157/20। तो आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, 157/20 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये कोई इस टाइप के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो आपने जो है ध्यान रखना है एग्जाम में कि कैसे कैसे हमने जो है इन्हें सॉल्व करा है। ठीक है, 157/20 विल बी द एप्रोप्रिएट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपने ध्यान देना है, कहीं पे छोटी मोटी हल्की फुल्की कैलकुलेशन होती है तो वो आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसका आपने रिमाइंडर बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। फाइंड रिमाइंडर यानी कि शेषफल ज्ञात करो जब 3333 है हमारा, कितनी है 200 बार को डिवाइड करा जाता है 37 से, को डिवाइड करा जाता है 37 से। तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कहानी इसके पीछे कि अगर कोई नंबर 37 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर 37 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर कोई डिजिट 6 बार रिपीट होती है ना, कोई भी डिजिट लेट से 6, अगर कोई डिजिट 6 बार रिपीट होती है, अगर कोई डिजिट 6 बार रिपीट होती है तो वो कंप्लीटली किस चीज से कटती है, एक तो वो 3 से कटती है भाई, ठीक है, एक वो 7 से कटती है, एक वो 13 से कटती है, एक वो 37 से कटती है, 3 7 13 37 से वो कंप्लीट करती है। अगर कोई डिजिट 6 बार रिपीट होती है, चाहे 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो कोई भी हो, तो अगर वो 6 बार रिपीट होती है तो वो 3 7 13 37 से क्या करती है, कंप्लीट डिवाइड होती है। यानी कि कंप्लीट डिवाइड का क्या मतलब है, रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0 आता है, रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो इस बात को, ये नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस बात को अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 3 3 3 3 3 ये एक सेट हो गया 3 6 6 का, फिर ऐसे करके दूसरा सेट आएगा, ऐसे करके एक दूसरा सेट आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। तो देखो कितनी बार है, 200 बार है, 200 बार है, तो 200 के नजदीक 6 का मल्टीपल क्या होता है, आई थिंक मेरे हिसाब से होता है 198 ही होता है। तो आप मुझे एक बताओ, अगर 198 होता है तो ये 6, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 37 से, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो रिमाइंडर आएगा 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0, 37 से डिवाइड करने पे। तो ऐसा जब चलता जाएगा तो 198 डिजिट का हम यूज कर लेंगे, 198 डिजिट का हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, और यहां तक रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 डिजिट तो हमारे पास बचेंगे ना, 2 डिजिट तो हमारे पास बचेंगी, तो वो 2 डिजिट बच गई ऐसे 33। अब इस 33 को जब आप 37 से भाग देंगे तो आप जानते हैं कि जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है, तो यानी कि यही वैल्यू हमारी क्या बन के आ जाएगी, रिमाइंडर बन के आ जाएगी। तो 33 ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, बहुत तगड़े क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये जानते हैं ना कि अगर ये चल रहा है तो ये 37 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ऐसा अगर इसकी 3 की जगह पे 5 5 5 होता तो 5 5 5 अगर हम 6 बार रिपीट कर दें तो ये भी 37 से क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। देखो आप इसे 3 से डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, आप 7 से भी डिवाइड कर सकते हो, 7 निमत 63, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 8 56 डिवाइड होगा, ये कंप्लीट डिवाइड होगा। तो आप 13 से भी करके देख सकते हैं, 37 से भी करके देख सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर कोई डिजिट 6 बार रिपीट होती है, 6 बार, कितनी बार, 6 बार, तो वो कंप्लीट 3 7 13 37 से क्या होगी, कंप्लीट डिवाइड होगी। कंप्लीट डिवाइड होने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इसको आप सॉल्व करने का ट्राई करें। ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन है कि देयर इज अ सम ऑफ 8 इनिंग्स
ऑफ अ बैट्समैन, ठीक है। देयर इज सम ऑफ 8 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन, ही स्कोर 120 रन इन 9th इनिंग, देन एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 10 रन, ठीक है। तो आपको बताना है एक बल्लेबाज की 8 पारियों में कुछ औसत होती है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल रन ऑफ ए लास्ट 8 इनिंग एंड 9 इनिंग। तो लास्ट 8 रनों का टोटल, लास्ट 8 इनिंग जो है उसका टोटल रन और 9वीं इनिंग का टोटल रन का आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये लिखा है औसत, कुछ औसत होती है, औसत होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देयर इज सम एवरेज, देयर इज सम एवरेज ऑफ 8 innings of a batsman, he scored 120 run in 9th inning, then the average increased by 10, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। then find the ratio of total run of last 8 inning and 9th inning। तो कैसे करेंगे भाई, हम इसे कैसे करेंगे बताओ। तो यहां पे आप अगर देखेंगे इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, एक तो कन्वेंशनल मेथड है इसका कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि 8 पारियों में उसका औसत अगर x था, 8 पारियों में उसका औसत कितना था, x था। 9 अगर वो एक पारी और खेलता है तो टोटल 9 पारी हो जाती है और उसका एवरेज हो जाता है x प्लस 10, उसका एवरेज कितना हो जाता है, x प्लस 10 हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 का इंक्रीजमेंट हुआ। यहाँ पे आप देखोगे कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, यहाँ पे 1 का इंक्रीजमेंट हुआ। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ। तो ये जो चेंजेज आए ना, ये चेंजेज ये क्यों आए, ये चेंजेज क्यों आए, बेसिकली कोई आपसे पूछे कि ये चेंजेज हुए क्यों, चेंज हुए, ये बेटा इसलिए चेंज हुए क्योंकि उसने 9वीं पारी में कितने रन मारे, 120 रन मारे। तो इस बात का कहीं ना कहीं ये मतलब है कि ये जो है ना हमारा x प्लस 10, ठीक है, x प्लस 10 यहां से आएगा 1 से मल्टीप्लाई करके और ये 10 8 80 आएगा। ये हमारा तब हुआ चेंज, ये हमारा तब चेंज हुआ जब उसने 120 रन मारे। तो ये जो चेंज है ये किसके बराबर है, ये वो उस 120 के बराबर है। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 30, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगा। अब उसने हमसे पूछा कि लास्ट जो शुरू के 8 पारी में उसके टोटल रन, तो एवरेज उसका 30 का था, टोटल 8 पारी में उसके रन हो जाएंगे 240, ठीक है। इसी प्रकार 9वीं पारी में उसने कितने रन मारे हैं, 9वीं पारी में उसने 120 रन मारे हैं, ठीक। तो या टोटल पूछ रहा होगा हमसे ये, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 9 पारी में उसके जो कितने हो जाएंगे 40 गुणा, यहाँ पे टोटल 9 पारियों में पूछ रहा है ना वो, तो टोटल 9 पारियों में उसके 9 पारियां हैं और एवरेज हो जाएगा 30 प्लस 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 360। तो उसने हमसे उनका रेशियो पूछा है, तो रेशियो कितना आ जाएगा इसका, 24 और 36 का रेशियो हमारा आ जाएगा 2:3। तो 2:3 हमारा इसका अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्या हो जाएगा इसका अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक तरीका होता है, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देखिए अगर मैं इसमें आपको एलिगेशन बताना चाहूं तो इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। कैसे हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे, देखिए इसमें मैं एलिगेशन लगा के आपको बताता हूँ। इसका मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका मैं एलिगेशन अगर लगाना चाहूँ तो एलिगेशन से मैं इसे कैसे बताऊंगा। अब देखो आप मेरे को यहाँ पे देखो 8 जो उसकी इनिंग है उसमें उसका एवरेज x है, ठीक। अब जो उसने 9वीं पारी बनाई उसमें उसने 120 रन बनाए, यानी कि 9वीं पारी में उसका एवरेज भी 120 ही है। तो उसका जो टोटल एवरेज इंक्रीज हो जाता है वो x 10 हो जाता है, 10 से हो जाता है ना उसका एवरेज इंक्रीज। तो यानी कि इन दोनों का अंतर यहाँ पे 10 का है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है, 110 माइनस x का है, 110 माइनस x का हो जाएगा अंतर, है ना। तो आप देखेंगे इनके बीच अनुपात क्या है, इनके बीच 8-9 का अनुपात है, इनके बीच 8-9 का अनुपात है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच भी 8-9 का अनुपात होना चाहिए, यानी कि हम ये बोल सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 110 माइनस एक्स बटे 10 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8/9। कितना हो जाएगा 8/9। तो 11×9 यानी कि 990 माइनस की 9x आ जाएगा ये इज इक्वल टू 80 आ जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 120 माइनस x माइनस 10, तो यानी कि आ जाएगा ये 110 माइनस ऑफ x। अच्छा ये एक पारी का औसत है, यहाँ पे एक लिखेंगे हम, एक, ये हमारा एक पारी का औसत है ना, 9 पारियों का नहीं, ये एक पारी का औसत है हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 8/1 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ये हमारा 1। तो यहाँ पे अगर 1 आएगा ये तो आ जाएगा हमारा 110 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से वो 30 आया।
30 आपने निकाल दिया है। अब तो आपसे वही है जो एज यूजुअल हम करते हैं कि 30 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा 240, और एक हो जाएगा हमारा 40 क्योंकि 10 एवरेज इंक्रीज हो गया इंटू 9, यानी कि 9 चौके 36, यानी कि 360। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ से भी 2:3 का, वही जो सेम चीज वहां पे निकल के आई। ठीक है, तो इसमें आप एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाया मैंने, ये मैंने एक्स माना, एक पारी में उसने कितने बनाए 120 रन, और टोटल 9 पारियों में उसके हो गए x + 10। ये सारे हम एवरेज हम अप्लाई कर रहे हैं किस पे, एवरेज पे हम एवरेज एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं, एलिगेशन हम अप्लाई कर रहे हैं एवरेज वैल्यू पे। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको रोक के सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, कि कोई ट्राइंगल है एबीसी जहां पे हमारे पास एंगल बाइसेक्टर दिया है, ए मीट साइड बीसी एट डी एंड लेंथ ऑफ साइड AB is 2/3 of side AC. If the side BC is 10 cm, then what will be the BD square और BC square? BD square और BC square आपको बताना है। चलिए, तो कैसे करेंगे हम इसे, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक ट्राइंगल बनाता हूं। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है A, ये इसका B वर्टेक्स है और ये इसका C वर्टेक्स है। ट्राइंगल ABC, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट साइड BC एट D। तो इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका क्या, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर कहां पे मिलता है, एंगल बाइसेक्टर इसका जो है मिलता है BC को D पे। ठीक, BC को कहां पे मिलता है, D पे मिलता है। ओके, एंड द लेंथ ऑफ AB इज 2/3 ऑफ AC। तो अगर AC की लेंथ 3 है तो AB की लेंथ कितनी रही होगी, 2 रही होगी, 2 रही होगी। तो इसके लिए आपको एक चीज आना चाहिए, तब जाके आप ये सवाल कर पाएंगे, नहीं तो ये सवाल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और वो है हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम इसे बोलते हैं। वो क्या होती है, देखिए वो ये होती है कि अगर ये आपका त्रिभुज है PQR, ये आपका त्रिभुज है PQR, और इसका अंतः कोण समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर इस को D पे काटता है। तो जो अनुपात PQ और PR का होगा, जो अनुपात PQ और PR का होगा, वही अनुपात QD और DR का होगा, QD और DR का होगा। इसे बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अगर आपको ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती थी तब तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल बात होने वाली। ठीक है, अब देखिए, अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी 2:3 का होगा एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग। अब BC भुजा की लंबाई है कितनी, 10, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है, 10, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि ये कितनी है, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, ये हमारी कितनी है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि BD स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो हमारा कितना हो जाएगा BD स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, अनुपात क्या पूछा इसने हमने, BC स्क्वायर, BC हमारी पूरी कितनी है, 100 है। तो जो यहाँ पे हमसे अनुपात जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कितना, 16 और 100 का, यानी ये 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको यहाँ पे स्क्वायर ही बना लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:25 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देख पा रहे हो आप, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा हमारा, इसका एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी तो इसके बाद रीजनिंग वाले सर आएंगे, अभी तो बहुत है हमारा कंटेंट, अभी तो बहुत, उसके बाद जो है, तो ये देखिए अब हमारा ये एक अगला क्वेश्चन है, ये हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, ज्योमेट्री का ये हमारा क्वेश्चन है कि ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि एक समबाहु हमारा एक त्रिभुज है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, कितना है, 36√3 है, तो आपको बताना है इसमें ABC के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, परिवृत्त की त्रिज्या, ABC के परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है भाई आपको इसमें, यानी कि सर्कमस्क्राइब, इसकी हमें रेडियस बतानी है, रेडियस, सर्कम रेडियस हमें इसकी बतानी है बेसिकली। कैसे बताएंगे आप, अच्छा इसको हम कैसे बताएंगे, देखिए कि ABC हमारा एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है जानते हैं आप, जिसकी हमारी तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती है, यानी कि अगर ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये साइड भी A होगी। ये हमारा ABC एक ट्राइंगल है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4
इंटू ए क्यूब, ये हमारा क्या होता है, इसका एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 36√3। कितनी दे रखी है? 36√3। 36√3। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 36√3 है तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यू साइड ए स्क्वायर होता है, यार सॉरी यहाँ पे हमारा स्क्वायर होता है, क्या अपना होता है साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 × 4, यानी कि ए हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? ए आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। ए हमारी कितनी आ जाएगी? ए आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। ए हमारी कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। आप मुझे एक बात बताओ कि आपको पता होगा कि अगर सर्कम रेडियस निकालनी होती है किसी भी ट्राइंगल में तो हमारा फॉर्मूला होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। एबीसी अपॉन 4 डेल्टा होता है, ठीक है। तो एबीसी तो यहाँ पे इक्वल है, एबीसी हमारी क्या है? ए, यानी कि हमारी क्या हो जाएगी? ए क्यूब। 4 डेल्टा हमारा कितना है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जो सरकम रेडियस होती है, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या जो हमारी होती है किसकी? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो क्या होती है? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस हमारी होती है a/√3। सरकम रेडियस हमारी कितनी होती है? a/√3। a/√3 हमारी क्या होती है? सरकम रेडियस होती है। तो भाई a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 12। तो 12/√3, तो √3 से इसमें इस फॉर्म में आंसर नहीं है, तो √3 से हमें रेशनलाइजेशन करना होगा, √3 से हमें रेशनलाइजेशन करना होगा, तो ये 3 बन जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4√3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4√3। आप ऐसा आंसर है कहीं पे तो आप बोलोगे सर 4√3, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी सरकम रेडियस क्या होती है? a/√3। ए हमारी क्या है? उस समबाहु त्रिभुज की भुजा है, उस समबाहु त्रिभुज की क्या है? भुजा। उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमारी क्या है? साइड है। तो यानी कि a/√3 हमारा इसकी क्या होती है? सरकम रेडियस होती है। ए हमने यहां से कैलकुलेट करके निकाल दिया 12, तो 12/√3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो कंसेप्ट आपको सारे ध्यान होने चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका क्या अप्रोच होगा आपका कि यदि x + 1/x का मान 1 है तो x की पावर 9 + x की पावर 6 + x की पावर 5 - 1/x² का मान क्या होगा। मैं बता देता हूं, देखो आपको इसको हम कैसे करेंगे, इसकी क्या क्या सारे पहलू मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली मैं पहले 2 पहलू आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपके पास बोला हो कि x + 1/x का मान 1 है तो आपको ध्यान रखना है कि x³ का वैल्यू कितना होता है? x³ का वैल्यू -1 होता है, ये ध्यान रखना है आपने। जब भी आप बोलेगा कि x + 1/x का मान 1 होगा तो x³ का वैल्यू -1 होगा। बनता कैसे है ये कि a + b, a³ + b³ = क्या होता है? a + b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² - ab। तो उस फॉर्मूले से बन के आता है ये, ज्यादा आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है? दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि अगर x + 1/x का मान -1 हो तो x³ का वैल्यू कितना होता है? x³ का वैल्यू +1 होता है। ये 2 बातें आपने ध्यान में रखनी है अपने जीवन में, बहुत कारगर चीजें होती है, तो आसानी से आप सवालों को क्या कर जाएंगे? फिर सॉल्व कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमसे किसका वैल्यू पूछा है बेटा? यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछा है x की पावर 9, x की पावर 6 + x की पावर 5 - 1/x², इसका आपसे मान पूछा है। तो मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे x की पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 3 की पावर 3, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि a⁴m⁴n क्या होता है? a⁴mn, यानी कि प्रोडक्ट में हो जाता है। इसको मैं लिख सकता हूँ x⁴3 टू द होल पावर 2। x⁵ को मैं लिख सकता हूँ x⁶/x। और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? तो आप बोलोगे सर इसको आप लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो x/x³, x/x³ लिख सकते हो आप। मतलब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमने इसे x³ की फॉर्म में रिड्यूस करना है एनी हाउ, क्योंकि हम कंसेप्ट जानते हैं। तो आप जानते हैं अब कि हमें क्या दिया था कि x + 1/x का मान 1 है, तो x³ यानी कि -1 की होल पावर 3 प्लस -1 की होल पावर 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? -1/x -1/-1। तो आप देखेंगे, अच्छा ये हमारा x है, यहाँ पे ये हमारा कितना है? x है। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा -1, क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की पावर इवन है तो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस ये आ जाएगा -1/x और ये बन जाएगा मेरा +x बन जाएगा ना ये। तो बोलोगे आप क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो +x बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरा? x - 1/x आ जाएगा, x - 1/x। तो हमें x - 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? x - 1/x का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा।
अच्छा ये हमारा कितना है, ये हमारा x की पावर 6 है ना, तो इस x की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है अल्टीमेटली हमें इसी का वैल्यू पूछना चाहिए था उसे, और इसी का उसने पूछ रखा है। ये जो ये ना, ये x की पावर 6 थी, तो इस x की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता था, इस x की पावर 6 को मैं लिख सकता था x की पावर 3 की पावर 2, यानी कि नेगेटिव ऑफ 1 की पावर 2, नेगेटिव ऑफ 1 की पावर 2, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाएगी। तो कहीं नहीं क्या होगा, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक ही हमारा इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट राइट आंसर है। तो देखिए डायरेक्टली उसने अल्टीमेटली जो ये चीज है ये किसके इक्वल है, ये इसी चीज के इक्वल है। ये जो x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 माइनस 1/x² है, ये अल्टीमेटली किसके इक्वल है, ये अल्टीमेटली जो है हमारे इसके इक्वल है, अल्टीमेटली हमारे क्या है, इसके इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपने क्या करना है कि आपने चीजों को स्ट्रीमलाइन तरीके से समझना है। जैसे मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन तो मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, साथ साथ में आपको कंसेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ कि जैसे इसमें एक बात पूछी थी मैंने आपको यहाँ पे 2 बातें बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। मैं धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन सॉल्व कब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें आपने समझनी है। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो ये हमारा देखिए कितना लंबा लैंग्वेज दे रखा है कि पीटी क्या है, एक टेंजेंट है, यानी कि एक स्पर्शरेखा है जो बाहरी बिंदु पी से खींची गई है। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा सर्कल हम यहाँ पे साइड में, यहाँ पे तो ये छोटा हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं और बनाता हूं मैं इसको इधर पे, है ना। तो ये हमारा एक सर्कल है पीटी, ठीक, ये हमारा एक सर्कल है। पीटी इज टेंजेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये हमारे एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, यहां से हमने क्या करी है, एक टेंजेंट खींची है, ये हमने क्या करी है, एक टेंजेंट खींची है। ठीक है साहब, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्कल को टच करता है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्कल को हमारा क्या करता है, टच करता है। अब आप देखिए यहाँ पे कि टच द सर्कल एट पॉइंट टी, टी पॉइंट पे हमारा टच करता है, टी पॉइंट पे हमारा टच करता है। अनदर साइड ऑफ द सेंटर देयर इज अ कॉर्ड ए बी विच इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ए, तो इसके केंद्र के दूसरी तरफ एक कॉर्ड है ए बी जो प्रोड्यूस करने पे पी पे मिलती है, ये हमारी एक कॉर्ड है पी ए, ठीक है, जो आगे करने पे क्या करती है, पी पे मिलती है। अगर पीटी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, अगर पीटी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और पीए हमारा 4 सेंटीमीटर है, पीए हमारा 4 सेंटीमीटर है, पीए 4 कैसे हो सकता है भाई, पीए 4 सेंटीमीटर है। अच्छा ए बी हमारा इस तरफ होगा, ए बी समझ गया मैं, तो ए इज नियर टू पी, हाँ ए जो है पी के नियर है ना, लिख रखा है उन्होंने, डायरेक्शन दे रखी है कि ए जो है पी के नियर है, यानी कि ये ए हमारा इस तरफ है और बी हमारा इस तरफ है। ठीक है, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो हमें किसका मान बताना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो हमें पूरी ए बी की लेंथ, इसकी इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है बेसिकली में। कॉर्ड क्या होती है, जीवा, इस कॉर्ड की हमें लेंथ बतानी है। तो आप एक कंसेप्ट जानते हैं कि जब हम एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट पी से एक टेंजेंट डालते हैं तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है, उनके बीच क्या रिलेशन होता है, ये कंसेप्ट आप ध्यान दे दो। कंसेप्ट होता है बेटा ये पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ये कंसेप्ट होता है, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू बी बी, ये हमारा क्या होता है, कंसेप्ट होता है। तो बस ये चीजें आपने यहाँ पे पुट करनी थी, ये चीजें आपने यहाँ पे पुट करनी थी, तो आप इसका आंसर जो है आसानी से क्या कर देते, निकाल देते। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पीटी हमारा कितना है, पीटी हमारा 8, तो यानी 8 का स्क्वायर 64 बराबर पीए, यानी कि 4 का, पीए कितना है हमारा, पीए हमारे यहाँ पे 4 है, पीए हमारे पीए इंटू पीबी होता है ना, तो पीए हमारी 4 है। अब हमें पीबी की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं x मान लेता हूं ए बी को, तो पीबी हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 4 + x, टोटल कितनी हो जाएगी, 4 + x। तो इससे भाई ये कट जाएगा कितनी बार, 16 बार, तो 16 बराबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + x। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या होगा, x की वैल्यू होगी 16 - 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर, कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो ए बी जिसको हमने कितना माना है, ए बी को हमने कितना माना है, यहाँ पे ए बी को, इस ए बी को हमने कितना माना है, इस ए बी को माना है हमने x, तो x हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, देख पा रहे हो आप, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपकी क्या अप्रोच होगी, मालूम है आपको, आपकी क्या अप्रोच होगी, आपकी जो इसमें अप्रोच होगी इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, वो होनी चाहिए आपकी इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए, कंसेप्ट आपका ये होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट आपका इस टाइप का आपका कंसेप्ट होना चाहिए। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, जब ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपका जो है खुद ब खुद जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने
ध्यान रखनी है तो आप जो है चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये हमारा सर्कल का एक क्वेश्चन था जिसमें आपका ये कंसेप्ट होता है कि पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब जो है, अब इसके बाद जो है हमारे रीजनिंग हमारे कंप्यूटर वाले सर आएंगे, तब तक तो ये क्वेश्चन जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये आपको जरूर आना चाहिए। तो सीजीएल जो मेंस एग्जाम है उसको हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। इसके बाद हमारे कंप्यूटर वाले सर आएंगे, वो कुछ चीजें आपको बताएंगे, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स है, इसमें आप जरूर अवेल करें। यहाँ पे आपको सारी चीजें एक वेल सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोवाइड की जाती हैं, इसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे कंप्यूटर वाले सर आएंगे, वो आपसे जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। ओवर टू यू अश्विनी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। तो अभी आपका सेशन हुआ है क्वांट्स का, फाइन। तो और अब हम कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जो आपके मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप जो भी सेशन अभी हुआ है क्वांट का वो आपको अच्छा लगा हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम, जैसे अभी यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उनको देख लीजिए। ये सीरीज जो है ये आपकी चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, तब तक आपकी सीरीज जो है वो चलने वाली है। और इसमें हम 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। 2 सवाल हम आपको यहाँ पर कराएंगे और 10 पार्ट्स, ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स इस सीरीज के जो है आपके एग्जाम तक आ जाएंगे। 1 मार्च तक या फिर 2 मार्च तक आपका जो है इस सीरीज का जो लास्ट जो सेशन है वो कंप्लीट वो हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम देने से पहले ये वीडियोस आप जरूर देखिए, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, फाइन। थोड़ा बहुत आपको भी टाइम लगेगा क्वांट से एकदम से कंप्यूटर में स्विच करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, तो कोई नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज डिपेंडिंग ऑन। जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है कंप्यूटर की, वो किस चीज पर डिपेंड करती है? जो कंप्यूटर आपका प्रोसेस कर रहा है चीजों को, उसकी स्पीड क्या है बेसिकली, वो कैसे इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट चीजें होती हैं, इसकी जो स्पीड है वो किस पर मैटर करती है? पावर सप्लाई पर, क्लॉक पल्स पर, पेरिफेरल इंटरफेस पर, या फिर ट्रांसमिशन साइज पर। तो ये आपका जो डिपेंड करता है, ये करता है आपका किस पे? क्लॉक पल्स पे आपका ये जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट, डैश इज अ सॉफ्टवेयर which has its source code freely available for use, viewing, modification and redistribution। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स जो है, सोर्स कोड जो होता है वो फ्रीली अवेलेबल है, और उसको देखना, उसको मॉडिफाई करना और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना जो है, हम उसको आराम से उसका हम कर सकते हैं। तो क्या है उसका आंसर? वो होता है हमारा यहाँ पर आपका फ्री सोर्स, ठीक है। वो होता है आपका फ्री सोर्स, क्योंकि ये सोर्स आपको इजिली इंटरनेट पर, गूगल पर, कहीं भी आपको ये मिल जाएगा, और उससे आपको चीजें जो हैं आप उसमें उससे डेटा वहां से आप ले सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद उसको आप फर्दर आगे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन इन द नेटवर्क्स इज कैलकुलेटेड बाय। जो आपका जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसकी स्पीड जो है वो नेटवर्क में, उसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं? बिट्स पर सेकंड से, जीबी प्लस आर से, निपल पर सेकंड, सॉरी ये यहां पर निपल कर लो या निबल कर लो, ठीक है। और यहां पर ये है एमबी पर सेकंड। तो इसका आंसर यहां पर क्या होगा? इसका आंसर हमारा बिट्स पर सेकंड। तो कितनी बिट्स एक सेकंड में किस तरह से मूव कर रही हैं, ये आपका पता लगता है। इसमें आपका जो डेटा ट्रांसमिट है वो नेटवर्क का होता है, ठीक है। कैसे? बिट्स पर सेकंड्स में, फाइन। नेक्स्ट,
The dash folder retains copies of the messages that you have started but are not yet ready to send. जब आप ईमेल पर काम कर रहे होते हैं और कुछ मैसेज जो हैं आपके जो आपने बना ली, जिस पर आपने काम कर लिया और वो अभी सेंड होने के लिए भी बाकी है, मतलब आपने सिर्फ वहां पर डेटा लिखा है और अभी उसको आपने सेंड नहीं किया है, तो वो तब तक के लिए वो कहां पर सेव रहते हैं आपके, वो आपके इनबॉक्स में है, ईमेल में है, सेंड ईमेल में है, ट्रैश में है या फिर ड्राफ्ट में है। तो वो चले जाते हैं आपके किसमें, ड्राफ्ट्स में। फाइन, वो जाते हैं आपके ड्राफ्ट्स में। इनबॉक्स में आपका क्या होता है, जो आपके मैसेज आ रहे होते हैं वो आपके इनबॉक्स में आते हैं। सेंड मेल में क्या होता है, जब आपका जो आउटबॉक्स है, जिसको आपने मेल जो है वो आगे फॉरवर्ड किया है, जो सेंड किया है, वो वहां पर आता है। ठीक है। ट्रैश आपका होता है बिन। ठीक है, ट्रैश होता है आपका बिन, जहां पर आप कुछ अपने जो मेल्स हैं उनको डिलीट करके भेजते हैं, वो आपका ट्रैश होता है। ठीक है। और ड्राफ्ट होता है जहां पर वो आपका मैसेज जो है वो सेव हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट। तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आपके लिए। ठीक है। इसमें सीजीएल के आपके चैप्टर टेस्ट है, इसमें सेक्शन टेस्ट है, वीडियोस हैं, स्टडी नोट्स हैं, कंसेप्ट चेक क्वेश्चंस हैं और 300 से ज्यादा हमारे पास में यहाँ पर वीडियोस हैं। मेजर फोकस जो है वो इसमें कंप्यूटर नॉलेज पर रहने वाला है। ठीक है। तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, एक बार इस कोर्स को एक बार चेक कीजिए। हमारे मॉक टेस्ट जो है वो 2 मॉक टेस्ट हमारे फ्री हैं। 7 मॉक टेस्ट आपको इस कोर्स को लेने के बाद टोटल आपको मिल जाएंगे आपके मींस के लिए, और ये कोर्स आपके आगे जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सीजीएल भी आएगा आपका नेक्स्ट, सीएचएसएल भी है, तो सभी के लिए आपका जो कोर्स जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स टू द कंप्यूटर। जो आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन से पोर्ट से जो है वो कनेक्ट होते हैं, बस से, यूपीएस से, यूएसबी से या फिर एमआईडीआई से। क्या बोला है यहाँ पर, म्यूजिक, यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली आपकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है। तो वो आपके जो कनेक्ट होंगे वो कनेक्ट होंगे आपके एमआईडीआई से। ठीक है। एमआईडीआई जो पोर्ट होता है वो बेसिकली साउंड के लिए होता है, वो बेसिकली ऑडियो के लिए होता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईआरपी। ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटरप्राइज रिटायरमेंट प्लानिंग, एंटरप्राइज रिलेशनशिप प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या फिर एंटरप्राइज रीऑर्डर प्लानिंग। तो इसका आंसर होता है यहाँ पर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसकी जो है वो फुल फॉर्म होने वाली है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द फाइल मेन्यू ऑप्शन इन द करंट प्रोग्राम। अगर आप किसी एक प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी करंट प्रोग्राम के अंदर हैं और उसमें आपको उस फाइल मेन्यू के ऑप्शन में जाना है, तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे, ऑल्ट डब्ल्यू, कंट्रोल एफ, ऑल्ट एफ या फिर कंट्रोल डब्ल्यू। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस एफ की जो है उसको आप यहां पर प्रेस करेंगे, तो आप उसके फाइल मेन्यू में आप उसके आराम से जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, कोई भी क्वेरी हो आपकी इस सेशन को के रिगार्डिंग या फिर हमारे कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें यहाँ पर हमें नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको वहां पर मैं आपके सभी सवालों के जवाब को टाइम से और जल्दी से जल्दी जो है वो मिल जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डज द डेटा इज स्टोर्ड बिफोर एंटरिंग इनटू सीपीयू फ्रॉम द मेन मेमोरी। ठीक है। तो इसमें से कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो डेटा स्टोर हो जाता है पहले ही सीपीयू में जाने से पहले। ठीक है। सीपीयू तक वो डेटा नहीं गया है, उससे पहले वो डेटा एक जगह स्टोर हो जाएगा। तो वो कहां होता है, पेन ड्राइव में, सेकेंडरी मेमोरी में, कैश मेमोरी में या फिर कुकीज में। इसका आंसर है हमारे पास कैश मेमोरी। ठीक है। कैश मेमोरी, इसके बारे में हम पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है कैश मेमोरी, जब आपका एक डेटा बार बार एक डेटा कॉन्स्टेंटली आपका यूज में आ रहा होता है सीपीयू के थ्रू, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको आपका कंप्यूटर क्या करेगा, उस डेटा को एक मेमोरी में, इसका नाम है कैश मेमोरी। ठीक है। कैश मेमोरी में आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा, है ना, और उसके बाद फ्रीक्वेंटली वो डेटा यूज हो रहा है तो बार बार हम यूजर को या फिर सिस्टम को सीपीयू के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो कैश मेमोरी से वो आपका डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। चलिए, कीबोर्ड्स कन्वर्ट कैरेक्टर्स टू डैश कोड। कीबोर्ड जो है वो कैरेक्टर को किस कोड में कन्वर्ट करते हैं, ये करते हैं आपको ASCII कोड्स में। ठीक है। ASCII कोड्स में क्या करते हैं, कीबोर्ड उसको आपके कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, द टर्म MPEG स्टैंड्स फॉर व्हाट। MPEG जो है वो टर्म वो किसके लिए स्टैंड करती है, मैग्नेटिक पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मल्टीमीडिया पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप या फिर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसका सही आंसर है। ये हमारा MPEG की
फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका जो इमेज है, ये इमेज के लिए, ठीक है, काम आता है। इमेज जैसे जेपीईजी फाइल जो होगी वो भी इसके लिए आती है, एमपीजी फाइल भी इसके लिए आती है, जेपीजी फाइल जो होती है वो भी हमारी इमेजेस के लिए यूज होती है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट है जिसको जो आपने सेलेक्ट किया है, अगर आपको उसको जस्टिफाई करना है टेक्स्ट को, तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट जे, शिफ्ट जे, कंट्रोल जे या फिर कंट्रोल ई। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कंट्रोल प्लस जे। तो ये होता है हमारा जस्टिफाई करने के लिए अलाइनमेंट को, ठीक है, फाइन। चलिए, डैश इज आर द प्रिंटर्स दैट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो आपका ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है? ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर या फिर प्लॉटर, ऐसा कौन सा प्रिंटर है? तो उसको आप देखिए, ये आपका होता है डेसिबल प्रिंटर। ये सिर्फ कैरेक्टर पर, सिर्फ टेक्स्ट पर काम करता है, ये इमेजेस पर या ग्राफिक्स पर काम जो है बिल्कुल नहीं करता आपका, ठीक है। चलिए, डैश PowerPoint view displays each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides. Slide show, slide sorter, slide design या फिर slide view। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर है slide sorter view। देखिए, जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम आपका, ठीक, कंप्यूटर पहली बार एसएससी ने कंप्यूटर को इस तरह से एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया है कि अब सभी लोग थोड़ा सा सोच में है कि क्या चीजें होने वाली हैं। कोई कभी भी, हमेशा मैंने, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, कभी भी कोई चीज नहीं होती है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कभी इतनी मुश्किल नहीं आती है, इतनी डिफिकल्ट नहीं आती कि लोगों को उसको समझने में टाइम लगे, ठीक है। आपको मगर मैं एग्जांपल दूं, चाहे वो 15 का एग्जाम था, 16 में पहली बार जब ऑनलाइन चीजें स्टार्ट हुई थी एसएससी में, जब पहली बार एग्जाम हुआ था एसएससी में, तो पेपर कंपैरेटिवली 15 कंपैरेटिवली बहुत आसान पेपर आया था। तभी से मेरिट जो है बढ़नी वो स्टार्ट हो गई थी। फिर 17 का एग्जाम बहुत मुश्किल, 18 का एग्जाम बहुत मुश्किल। तो पहली बार जो चीज हमेशा इंट्रोड्यूस होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्योंकि वहां से जो हमारा कमीशन है वो ये पता करता है कि बच्चे जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका लेवल क्या है, वो इस सब्जेक्ट के बारे में या इस पैटर्न के बारे में उनका क्या थॉट प्रोसेस है। तो परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक से मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और इसी सीरीज में 200 क्वेश्चन आपको मैं यहां पर करा दूंगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और अगर आपने सीरीज कर ली तो आपके एग्जाम के लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बस ये एश्योर करना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर को लेकर परेशान बिल्कुल मत होइए। उसके लिए अपना टाइम को जो है इतना मत कीजिए कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं, पीडीएफ्स पढ़ रहे हैं, तो नहीं, बस यहाँ पर आइए, इस जो सेशन हम करा रहे हैं इसको देखिए। आप पुरानी कुछ वीडियोस पढ़ी है हमारे चैनल पर, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट, वहां पर जाइए, उसको देखिए आप, ठीक है। यहीं से आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, रो इन एन एक्सेस टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, जो हमारे एक्सेस टेबल के अंदर जो रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा, फील्ड, लेआउट या फिर रिकॉर्ड। तो उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड, उसको जो है वो बोला जाता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ इनकॉग्निटो मोड इन द ब्राउजर, जो इनकॉग्निटो मोड होता है इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या होता है? कुकीज को सेव करने के लिए, पब्लिक ब्राउजिंग के लिए, प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए या फिर फ्री वाईफाई एक्सेस के लिए। तो इसका मेन मतलब क्या होता है? प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए, कि आप कुछ भी ब्राउजर में आप कहीं भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं अपने ब्राउजर से, और आपकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा फायदा होता है इनकॉग्निटो मोड का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इसमें से कौन सा एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो मेल, जीमेल, याहू मेल, ये नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर ये तीनों क्या है, आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं। सिर्फ एक नहीं है यहाँ पर, बिंग, क्योंकि बिंग हमारा क्या है यहाँ पर? ये हमारा एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये क्या है? एक सर्च इंजन है, फाइन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, अच्छा हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, एन अटैक इन विच द साइट इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग वैलिड रिक्वेस्ट, ऐसी कौन सी साइट है जो आपके जो कैपेबल नहीं होती वैलिड रिक्वेस्ट को आंसर करने के लिए? स्मर्फिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, डीओएस, ईमेल बॉम्बिंग या फिर पिंग स्टॉर्म। तो इसका आंसर है हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस। एक वो सर्विस है, एक वो अटैक है जो हमारा वैलिड रिक्वेस्ट को आंसर नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, जो आपकी स्पीड ऑफ प्रिंटर है वो किससे मेजर्ड होती है? सीपीएस के अंदर, एलपीएम के अंदर, पीपीएम के अंदर या फिर डीपीआई के अंदर या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही तीनों आपकी क्या है? प्रिंटर की स्पीड है। और यहाँ पर डॉट्स पर इंच क्या होता है? बेसिकली होता है उसका रेजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट,
शॉर्ट मैसेज दैट ट्रेवल अराउंड द कम्युनिकेशन मीडियम इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो एक शॉर्ट मैसेज जो है वो ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं हम? टेक्स्ट, मैसेज, टोकन या फिर ऑल ऑफ दीज, तो उसको बोलते हैं हम टोकन। ठीक है, उसको यहाँ पर क्या है, टोकन जो है वो बोला जाता है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन इन द डॉक्यूमेंट। जो आपने डॉक्यूमेंट में लास्ट एक्शन जो लिखा है उसको रिपीट करने के लिए कौन से की यूज होती है? इसका आंसर है यहाँ पर F4। तो F4 से क्या होगा, आपकी जो लास्ट की है वो क्या हो जाएगी, रिपीट जो है वो हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने आपको क्वांट्स प्लस कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कंप्यूटर की प्रॉपर सीरीज है, 200 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। पहला पार्ट इसका हो चुका है ना, और आगे अभी इसके और पार्ट्स आने बाकी हैं। कल हमारा इंग्लिश और जीके इनका एक सेशन जो है वो होगा, तो आप देखिए, ठीक है। और हमें ये पता लगेगा कि हमने कितनी मेहनत की है और आपके रिस्पॉन्स से हमें पता लगेगा कि हमें आगे और कितना करना है और कितना जाना है। तो हम उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कुछ कमियां हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ सजेशंस हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट में जरूर लिखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से। 2 मार्च से आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से इस बार क्रैक कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से और थैंक यू।